बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपसे आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस लेख को, इस सच्चाई को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये सिर्फ मेरी बात नहीं बल्कि उस दर्द की आवाज है जो हर हिंदुस्तानी महसूस कर रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहलगाम और पुलवामा के आतंकी हमले मोदी सरकार की नाकामी का सबूत है। कैसे भारतीय जनता पार्टी भाजपा इन त्रासदियों को राष्ट्रवाद के उन्माद में बदलकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ती है। और कैसे जब देश खून के आंसुओं से रो रहा होता है, तब मोदी सरकार बदला लेने की बजाय समय बिताने और जाति जनगणना जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने में लगी रहती है। साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, चाहे वो सुरक्षा हो, प्रशासन हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर आम जनता का जीवन। ट्रेन दुर्घटनाएं, महंगा पेट्रोल, धार्मिक तनाव पैदा करने वाली सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और ईवीएम की गड़बड़ी, ये सब इस सरकार की नाकामी का नमूना है। तो दोस्तों, मेरे साथ रहिए और इस सच को समझिए। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं 2019 के पुलवामा हमले की। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आत्मघाती हमलावर ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया। 40 जवान शहीद हो गए। उस वक्त सरकार चीख चीख कर कह रही थी कि नोटबंदी और अनुच्छेद 370 की वजह से आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। लेकिन दोस्तों, मैं पूछता हूं, अगर कमर टूट चुकी थी तो यह हमला कैसे हुआ? ये तो मोदी सरकार की नाकामी थी। इतने बड़े हमले की कोई पूर्व सूचना तक नहीं मिली। फिर सरकार ने, जैसे कि कहा जाता है, कि बालाकोट में हवाई हमले किए। आज आम जनता पूछती है कि क्या किसी ने वो हमले देखे? लेकिन चलिए, जब सरकार ने फौज का नाम लेकर यह कह भी दिया है तो चलो मान लेते हैं। लेकिन फिर मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो हमला आतंकवाद को जड़ से खत्म कर पाया? नहीं। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि बालाकोट का असर सीमित था और इसे सिर्फ 2019 के चुनावों में वोट बटोरने के लिए प्रचारित किया गया। अब बात करते हैं 2025 के पहलगाम हमले की। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसारण घाटी में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। 25 पर्यटक और एक स्थानीय व्यक्ति की जान चली गई। दोस्तों, ये कश्मीर घाटी में हाल के वर्षों में सबसे घातक हमलों में से एक था। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेसिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली। मैं पूछता हूं, जब सरकार बार बार कहती है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति आ गई, तो ये हमला कैसे हो गया? सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में थे। एक एक्स पोस्ट में लिखा था, पहलगाम में हुआ आतंकी हमला पूरी तरह से मोदी सरकार की नाकामी है। जो भाजपा कहती थी कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो गया, तो फिर इतने मासूमों की जान कैसे चली गई? दोस्तों, ये दोनों हमले, पुलवामा और पहलगाम, साफ दिखाते हैं कि मोदी सरकार की नाकामी कितनी गहरी है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। हर बार जब ऐसा हमला होता है, भाजपा इसे राष्ट्रवाद के उन्माद में बदल देती है और इसका सीधा राजनीतिक फायदा उठाती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। पुलवामा के बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने बालाकोट हमले को जमकर भुनाया। मोदी जी ने हर रैली में 56 इंच की छाती का जिक्र किया। राष्ट्रवाद का तापमान ऐसा बढ़ाया कि जनता बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक मंदी सब भूल गई। नतीजा, भाजपा ने भारी जीत हासिल की। लेकिन आतंकवाद तो कम नहीं हुआ, वरना पहलगाम में यह हमला क्यों हुआ? पहलगाम हमले के बाद भी वही खेल हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगर कोई सोचता है कि कायराना हमला उनकी जीत है, तो उसे याद रखना चाहिए कि यह नरेंद्र मोदी का भारत है। बदला लिया जाएगा एक एक करके। मोदी जी ने भी कहा कि आतंकियों को पृथ्वी के छोर तक खोजकर सजा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं पूछता हूं, यह बयानबाजी क्यों? यह सिर्फ जनता को उत्तेजित करने और राष्ट्रवाद का तापमान बढ़ाने के लिए था। हकीकत में कोई ठोस सैन्य कार्रवाई हुई नहीं। इसके बजाय सरकार ने सिंधु जल संधि निलंबित की, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए, अटारी वाघा सीमा बंद की। मैं पूछता हूं, क्या ये कदम आतंकवाद को रोक पाएंगे?
ये तो बस दिखावटी कदम हैं जो आतंकवाद की जड़ को छूते तक नहीं। और दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद बिहार जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा ने फिर से राष्ट्रवाद को अपने प्रचार का हथियार बनाया। उनके सोशल मीडिया समर्थक इसे मोदी की सख्त नीति बता रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, सख्त नीति कहां है? कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, कोई हवाई हमला नहीं, बस खोखले वादे और बेबरखी बयानबाजी। अब मैं आपको बताता हूं कि इन हमलों के बाद मोदी सरकार क्या करती है। बदला लेने की बजाय वो समय बिताने और जनता का ध्यान भटकाने में लग जाती है। पहलगाम हमले के बाद मोदी जी ने कई हाई प्रोफाइल बैठकें की। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की। कहा गया कि सैन्य बलों को पूरा ऑपरेशनल स्वतंत्रता दी गई। लेकिन मैं पूछता हूं, इसका नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। ये वही रणनीति है जो पुलवामा के बाद अपनाई गई थी। तब बालाकोट को प्रचारित किया गया, लेकिन आतंकवाद पर इसका लंबा असर जीरो। इस बार भी सरकार ने कुछ गैर सैन्य कदम उठाए, जैसे सिंधु जल संधि को निलंबित करना, वीजा रद्द करना। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या ये आतंकवाद की जड़ पर चोट करते हैं? जी नहीं। क्या कोई बांध बना है सिंधु नदी पर जिससे आप पानी रोक सकेंगे पाकिस्तान का? क्या उग्रवादी वीजा लेकर वाघा या अटारी बॉर्डर से आते हैं कि आप बॉर्डर बंद कर देंगे और उग्रवादी नहीं घुसेंगे भारत में? इसीलिए मैं कहता हूं, ये तो बस जनता को मूर्ख बनाने के लिए है कि हम कुछ कर रहे हैं। और सबसे हास्यास्पद बात, भारतीय नौसेना ने गुजरात तट पर फायरिंग अभ्यास की घोषणा की, जो 30 अप्रैल से 3 मई तक चला। मैं पूछता हूं, इसका पहलगाम हमले से क्या लेना देना? ये पहले से तय था, लेकिन इसे ऐसे प्रचारित किया गया जैसे ये कोई जवाबी कार्रवाई हो। और दोस्तों, जब पूरा देश पहलगाम हमले के गुस्से और दुख में जल रहा था, तब मोदी सरकार ने एक नया ड्रामा शुरू किया, जाति जनगणना। मैं पूछता हूं, यह समय था इस मुद्दे को उठाने का। जब देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहता था, तब सरकार ने जाति जनगणना का राग क्यों छेड़ा? आज भारत के बहुत से सांसद सही कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने हमारी जमीन पर हमें चुनौती दी और सरकार जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, ये सिर्फ ध्यान भटकाने की चाल थी। बिहार में चुनाव नजदीक हैं और भाजपा जानती है कि जाति जनगणना का मुद्दा विभिन्न जातियों को लुभा सकता है और विपक्ष को कमजोर कर सकता है। लेकिन मैं पूछता हूं, जब देश खून के आंसुओं से रो रहा है, तब ऐसी सियासत क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल, इन हमलों के पीछे असली गुनहगार कौन है? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। दोनों हमलों में मोदी सरकार की नाकामी साफ दिखती है। अगर सरकार इतनी सक्षम है, तो इतने बड़े हमलों की कोई पूर्व सूचना क्यों नहीं मिली? दूसरा, हर बार जब ऐसा हमला होता है, भाजपा को इसका राजनीतिक फायदा मिलता है। ये संयोग नहीं हो सकता कि ये हमले हमेशा बड़े चुनावों से पहले होते हैं। 2019 में पुलवामा और अब 2025 में पहलगाम, जब बिहार में चुनाव होने वाले हैं। और तीसरा, सरकार बदले की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या सरकार जानबूझकर ऐसी स्थिति बनाए रखना चाहती है ताकि राष्ट्रवाद का मुद्दा जिंदा रहे और वो इसका फायदा उठाए? दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। सिर्फ आतंकवाद ही नहीं, प्रशासन, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में भी इस सरकार का कुप्रबंधन साफ दिखता है। रोज रोज की ट्रेन दुर्घटनाएं, जिनमें हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? 35 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में बेचा जा रहा है। आम आदमी की कमर टूट रही है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा की आईटी सेल सोशल मीडिया पर दिन रात प्रोपेगेंडा फैलाती है, धार्मिक तनाव पैदा करती है, लोगों के दिमाग को भटकाती है, और ऊपर से ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें। ये सब क्या है? ये सब मौजूदा मोदी सरकार के कारनामे हैं, जिनसे हिंदुस्तानी जनता तंग आ चुकी है। मैं आपसे, मेरे दोस्तों से कहता हूं, पहलगाम और पुलवामा जैसे हमले सिर्फ आतंकवाद की घटनाएं नहीं हैं। ये मोदी सरकार की नाकामी का सबूत है। ये दिखाते हैं कि कैसे भाजपा
इन त्रासदियों को राष्ट्रवाद के उन्माद में बदलकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ती है और ये सवाल उठाते हैं कि आखिर इन हमलों के पीछे कौन है। जब तक सरकार आतंकवाद के खिलाफ ठोस और लंबे समय तक चलने वाले कदम नहीं उठाएगी, देश इन हमलों का दंश झेलता रहेगा और भाजपा इसका फायदा उठाती रहेगी। मैं आपसे कहता हूं, अब समय है कि हम सवाल पूछें, हम जवाब मांगें, हम सरकार को जवाबदेह बनाएं। दोस्तों, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतने ध्यान से सुना। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विश्लेषण को शेयर करें, इस पर अपने विचार कमेंट करें, ताकि ये सच्चाई और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आपका फिर से धन्यवाद मेरे दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।